देखो, हवेली की छत पर वो काला धुआं मंडरा रहा है। अरे हमें भागना चाहिए। हवेली के आंगन में मुखिया भी जमीन पर गिरे हुए थे और उनके आदमी डर के मारे हवेली से बाहर भाग रहे थे। मुखिया के घर की रोशनी तेजी से जलने और बुझने लगी और अनुष्का के कमरे में ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे वहाँ कोई जानवर दहाड़ लगा रहा हो। अगर यह मुसीबत मेरी वजह से आई है तो इसका सामना भी मैं ही करूंगा। मुझे अनुष्का के पास जाना होगा। सूरज जैसे ही अनुष्का के कमरे के दरवाजे तक पहुंचा, उसे एक जोरदार झटका लगा और वो पीछे जा गिरा। तुम आ गई अनुष्का? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सूरज, तुम्हारे कहने पर मैं यहाँ तक तो आ गई, मगर मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर किसी ने हम दोनों को यहाँ देख लिया तो। वो दोनों इस समय गांव से दूर एक तालाब के पास खड़े थे। वो दोनों प्रेमी थे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, मगर उन दोनों के बीच धन दौलत एक बहुत बड़ी दीवार बनकर खड़ी हो गई। सूरज एक गरीब लड़का था, जबकि अनुष्का गांव के मुखिया की बेटी थी। कुछ नहीं होता अनुष्का, डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ हमें कौन देखेगा? फिर भी सूरज, अगर कोई यहाँ पर आ गया तो। सूरज ने अनुष्का का हाथ थामा और उसे तसल्ली देते हुए कहने लगा, अनुष्का, इस जगह को मैंने इसलिए चुना है ताकि कोई हमें यहाँ देख न सके। देखो, इस तालाब के बारे में तो गांव के सभी लोग कहते हैं कि यह रहस्यमयी है। लोग दिन के समय में भी यहाँ नहीं आते, अब रात के इस समय यहाँ कौन आएगा? बात अब अनुष्का की समझ में आ गई थी, मगर अब उसके चेहरे का डर का कारण बदल गया। अब अगर इस तालाब से कोई भूत निकल कर यहाँ आ गया तो। बाप रे बाप, मुझे तो सोच कर ही डर लग रहा है। चलो सूरज, यहाँ से चलते हैं, वरना डर से मेरी जान निकल जाएगी। अब की बार सूरज जोर जोर से हंसने लगा। अनुष्का, तुम इतनी डरपोक हो, मुझे अंदाजा तक नहीं था। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। मुझे ये बताओ सूरज कि आज तुमने मुझे मिलने के लिए क्यों बुलाया? मैं कुछ परेशान था। सोचा तुमसे अपने मन की बात शेयर करूं तो हो सकता है मेरे बेचैन मन को शांति मिल सके। ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है? बताओ तो मुझे। सूरज गहरी सांस लेकर कहने लगा, आज फिर मैंने बहुत अजीब सपना देखा। मैंने देखा कि एक राजकुमारी है जिसके कपड़े तो बहुत सुंदर हैं, जिसने कीमती गहने पहने हुए हैं, मगर उसका चेहरा बहुत ही डरावना है और वो मेरे पीछे भाग रही है। सपने में मैंने भी राजकुमार जैसे कपड़े पहने हुए हैं। अनुष्का उसका सपना सुनकर जोर जोर से हंस पड़ी। असल जिंदगी में ना सही, तुमने सपने में तो राजकुमार जैसे कपड़े पहने ना। सूरज को बुरा लग गया। मैं इतना परेशान हूँ और तुम मेरी बात का मजाक उड़ा रही हो। अब की बार अनुष्का भी गंभीर हो गई। इसमें परेशान होने वाली कोई बात है? एक सपना ही तो था, इसे अनदेखा कर दो और भूल जाओ। अरे कैसे भूल जाऊं? यह सपना मुझे सिर्फ एक बार नहीं दिखा, बल्कि कितनी ही बार मैं खुद को एक अजीब से महल में और एक अजीब सी राजकुमारी के आसपास देखता हूँ। अरे मत पूछो कि मुझे कितनी घुटन महसूस होती है। आँख खुलती है तो लगता है कि अभी अभी उसी बंद महल में था। ये तुम्हारा सिर्फ वहम है और कुछ भी नहीं। इन बातों को छोड़ो और मुझे ये बताओ कि ऐसा कब तक चलेगा सूरज? हम कब तक यूँ छुप छुप कर मिलते रहेंगे? मैं कब चाहता हूँ कि हम इस तरह चोरों की तरह मिले। मैं भी तो यही चाहता हूँ कि हम दोनों की शादी हो जाए और हम हमेशा के लिए एक साथ रहें। चाहती तो मैं भी हूँ, मगर लगता है कि शायद हमारी किस्मत में मिलना लिखा ही नहीं है। ना तुम्हें नौकरी मिली, ना तुम कमा सके और ना पिताजी मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में देंगे। आखिर इतना पढ़ लिख कर तुम्हें क्या फायदा हुआ जब एक नौकरी तलाश नहीं कर सके तुम? हमेशा की तरह बात करते करते अनुष्का को गुस्सा आने लगा। इन सब बातों को छोड़ो अनुष्का, जिन बातों पर हमारा वश ही नहीं है उनके बारे में सोचकर परेशान क्यों होना। मुझे ये बताओ, कल जो लोग तुम्हें देखने के लिए आए थे उनका क्या हुआ? किसी को कोई शक तो नहीं हुआ? नहीं, मैंने किसी को शक होने नहीं दिया। मैंने सबके सामने इतनी अच्छे से एक्टिंग की कि सब लोग को विश्वास हो गया कि मुझ पर सच में ही भूत आते हैं।
और तो और कल तो पिताजी किसी साधु को घर लाने की बात कर रहे थे। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे, तब अनुष्का की नजर तालाब पर पड़ी। सूरज, वो देखो, वो काला साया हमारी तरफ ही आ रहा है। सूरज, मुझे डर लग रहा है, यहाँ से चलो तुम पहले। सूरज ने अनुष्का की नजरों के पीछे देखा। क्या हो गया अनुष्का? वहां पर तो कोई भी नहीं है। अरे एक तो तुम वहमी बहुत हो, जो बात हो उसे अपने दिमाग में बैठा लेती हो। मगर अब अनुष्का वहां रुकने के लिए तैयार ही नहीं थी, इसलिए सूरज को भी उठना पड़ा। चलो ठीक है अनुष्का, अब तुम घर जाओ। जब तुम सुबह मंदिर जाओगी तो मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करना कि मुझे नौकरी मिल जाए और फिर तुम्हें हमेशा के लिए अपने घर ला सकूं। आखिर गांव का पढ़ा लिखा लड़का जो हूं मैं, अगर अच्छी नौकरी मिल गई तो तुम्हारे पिताजी तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देने से फिर इनकार नहीं करेंगे। ये बात तो है सूरज, तुम क्या जानो, मैं हर प्रार्थना में तुम्हें ही मांगती हूँ। तुम्हारे लिए भगवान से हर वक्त यही विनती करती रहती हूँ कि वो तुम्हें जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा कर दे। वो दोनों अपने अपने घर आ गए। सूरज घर आया तो माँ बेखबर सो रही थी। वो भी अपनी चारपाई पर लेट गया और फिर सो गया। पूरी रात भारी बारिश हुई और सुबह हर तरफ पानी ही पानी था। माँ, रात को बहुत तेज बारिश हुई है क्या? हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। आज तो मैंने नौकरी की तलाश के लिए जाना था। आज तो सड़क की हालत भी बहुत खराब हो गई होगी। हाँ बेटा, आज तो हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऐसा करो, आज रुक जाओ, कल चले जाना। मगर सूरज अब किसी तरह भी रुकने के लिए तैयार नहीं था। वो और इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए वो शहर में नौकरी की तलाश के लिए गया, मगर उसे कोई नौकरी नहीं मिली। शाम को गांव आया तो जब वो रहस्यमय तालाब के पास से गुजर रहा था, एक पल को रुक गया। अरे यह क्या? इस तालाब के पानी को क्या हुआ? यह तालाब तो दिन पर दिन सूखता जा रहा है। रात को इतनी बारिश हुई है, हर तरफ पानी ही पानी है, मगर यह तालाब क्यों सूखा है? सूरज थोड़ा सा आगे आया तो उसे वहाँ कुछ बूढ़े आदमी नजर आए। सूरज ने ये सवाल उन बूढ़े लोगों से पूछा। अरे बेटा, हम तो बचपन से यही चीज देखते आ रहे हैं कि यह तालाब कभी कभी तो बिल्कुल सूख जाता है। कितने कितने सालों तक सूखा रहता है। जितनी भी बारिश हो, इस तालाब में पानी की एक बूंद भी नहीं जाती और फिर खुद ही यह पानी से भर जाता है। सूरज ये बात सुनकर हैरान और परेशान रह गया। यह क्या बात हुई बाबा जी? ऐसा कैसे हो सकता है? बारिश का पानी इस तालाब में क्यों नहीं जाता? अरे बेटा, यह तो कोई राज है जो कोई साधु ही बता सकता है। अब हम लोग क्या बताएं तुम्हें कि ऐसा क्यों है? जो बचपन से देखा वो तुम्हें बता दिया। मगर फिर भी बाबा, क्या आप लोगों ने इस राज को जानने की कोशिश नहीं की? बेटा, हम तो इसके पास से गुजरने से डरते हैं। इसके बारे में जानने की हमें कोई जिज्ञासा नहीं है। दूसरे बूढ़े आदमी ने कहा। बेटा, कुछ साल पहले गांव में एक तांत्रिक बाबा आए थे। उन्होंने यहाँ पर बैठकर एक तंत्र मंत्र भी किया था। फिर क्या हुआ? क्या उन्हें पता चला कि इस तालाब का राज क्या है? नहीं बेटा, उसे कोई राज तो पता नहीं चला, मगर उस रात वो चिल्लाते हुए गांव से बाहर भागा और दोबारा कभी किसी ने उसे गांव में नहीं देखा। सूरज हैरान और परेशान सा घर आ गया। माँ से भी इन बातों का जिक्र किया। मैं तो हैरान रह गया हूँ माँ, ऐसा कैसे संभव है? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। आप नहीं जानती कि इस तालाब को देखकर मुझे कितना डर महसूस हो रहा था। मुझे भी इस तालाब से डर लगता है, इसलिए तो मैं तुम्हें वहाँ जाने से मना करती हूँ। दिन ब दिन तालाब का पानी सूखता जा रहा था। लोग डर के मारे इस तालाब से दूर का फासला रखकर गुजरते। सूरज को भी अभी तक नौकरी नहीं मिली थी। वो रोजाना इस तालाब के पास से गुजरकर शहर जाता और फिर वापस आता। आते जाते तालाब को देखता। अब मैं किसी तांत्रिक बाबा को तलाश करूंगा और उन्हें गांव लेकर आऊंगा। आखिर वो इसका पता तो लगाए। उसी रात सूरज के गांव के लोगों से अनुष्का के बारे में कुछ अजीब अजीब बातें पता चली।
अरे सुना है मुखिया जी की बेटी पर कोई भूत आशिक है। अरे जब भी कोई रिश्ते वाला आता है तो लड़की पर भूत आ जाता है और वो लोगों को मारकर घर से भगा देती है। ये बातें सुनकर सूरज के होठों पर मुस्कुराहट खिल गई। अनुष्का, मुझे माफ कर देना। तुम्हारे प्यार में मैं इतना अंधा हो गया हूँ कि तुम्हें यह सब करने को बोल रहा हूँ। यह सब लोग तुम्हारे बारे में अजीब अजीब बातें करते हैं, मगर मेरा तुमसे वादा है, जब शादी होगी तो मैं सब लोगों को सच बता दूंगा और फिर सब ठीक हो जाएगा। अभी वो सब लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि मुखिया के घर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। अरे यह क्या? अनुष्का तो आज कुछ ज्यादा ही नाटक कर रही है। अब गांव के लोगों के सामने इतना तमाशा करने की क्या जरूरत थी? जो रिश्ते वाले लोग आए थे उन्हीं को सिर्फ धमकाती। तभी सूरज ने देखा कि अनुष्का घर से निकल आई है। उसके बाल खुले हुए हैं और उसके आगे कुछ लोग भाग रहे हैं। अरे भागो भागो, ये लड़की तो पागल है, ये हमें जान से मार देगी। अरे गांव के लोगों, कोई भी भूल कर इस घर में न जाना। अगर जान प्यारी है तो इस घर से दूर ही रहना। अरे हमारी सामत आई थी जो हम इस घर में आ गए। अरे भागो। वो 2 मर्द और 2 औरतें थीं जो आगे भाग रही थी और अनुष्का पीछे पीछे थी। मेरा रिश्ता करोगे, मुझे अपनी बहू बनाओगे? आओ आओ, मैं तुम्हारी बहू बनने के लिए तैयार हूँ, मुझे स्वीकार कर लो, आओ। अनुष्का जोर जोर से हंस रही थी। इस तरह हंसते हुए वो बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही थी। यह अनुष्का को क्या हो गया है? आज इतनी अजीब अजीब हरकतें क्यों कर रही है? गांव के लोग इसे कितनी अजीब नजरों से देख रहे हैं। दिल चाहता है कि इसे कहीं सबसे दूर ले जाऊं। अचानक अनुष्का तालाब की तरफ भागने लगी। सभी लोग उसके पीछे भागे। मुखिया के आदमी भी अनुष्का के पीछे भाग रहे थे। रुक जाए मालकिन, कहाँ जा रही है? मालकिन रुक जाए। मुखिया जी भी अपनी हवेली से बाहर निकलते दिखाई दिए। वो बहुत परेशान थे, उनका सिर झुका हुआ था। सूरज को शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं ही हूँ। अगर मैं इसे प्यार के रास्ते पर न डालता तो वो मेरे कहने में आकर इस तरह न करती। मुझे जल्दी नौकरी ढूंढनी होगी ताकि मुखिया जी से उसके लिए बात कर सकूं। सूरज भी उसी रास्ते चल पड़ा। वो मन ही मन अनुष्का पर गुस्सा किए जा रहा था। जब वो तालाब के पास पहुंचा तो देखा कि अनुष्का तालाब में पैर लटकाए बैठी है। मालकिन, हवेली चले। मुखिया जी बहुत परेशान हो रहे हैं। माँ भी बहुत रो रही है। अब आपको उनका ख्याल रखना चाहिए। चले जाओ यहाँ से। खबरदार, अगर मुझे किसी ने परेशान किया तो मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से आई हूँ और मुझे कोई वापस नहीं भेज सकता। यह अनुष्का की आवाज और उसका लहजा इतना अजीब सा क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे यह अनुष्का नहीं कोई और है। मानना पड़ेगा, यह लड़की नाटक तो अच्छा करती है, मगर इसने तो आज मुझे भी परेशान कर दिया। यह मुझे अकेले में मिले तो मैं इसे समझाऊं। मुखिया के आदमियों ने मुश्किल से अनुष्का के बाजू को पकड़कर वहां से उठाया। छोड़ दो मुझे, मैं कह रही हूँ ना, मुझे छोड़ दो। खबरदार, अगर मुझे किसी ने हाथ भी लगाया तो। अचानक अनुष्का को एक जोरदार झटका लगा और वो फिर एकदम से सामान्य हो गई। अरे मैं यहाँ पर कैसे आई? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं तो अपने कमरे में थी ना। फिर मैं इस रहस्यमय तालाब के पास कैसे आई? तुम लोग मुझे यहाँ लेकर आए, पर मैं अभी तुम्हारे पिताजी से शिकायत करती हूँ। मालकिन, आप खुद यहाँ पर आई हैं। हम तो आपको रोक रहे थे और जबरदस्ती हवेली लेकर जा रहे थे। ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो अपने कमरे में थी ना। मैं इस रहस्यमय तालाब के पास क्यों जाऊंगी? मुझे तो इसे दूर से देखकर भी डर लगता है। अनुष्का वापस चली गई। सूरज वहीं पर खड़ा सोचता रह गया। यह जो नजारा मैंने आज देखा है, यह सब क्या था? अनुष्का तो इस तालाब से बहुत डरती थी, फिर वो कैसे इसमें पैर लटका कर बैठ गई? यकीनन वो अपने नाटक में सच्चाई का रंग भरने के लिए यह सब कर रही थी। ये सोचकर सूरज शांत हो गया और फिर अपने घर चल पड़ा। बेटा, सुबह सुबह उठकर कहाँ जा रहे हो? क्या आज फिर से शहर में इंटरव्यू देने के लिए जाना है? नहीं माँ, मैं कहीं इंटरव्यू देने नहीं जा रहा।
बहुत समय बेकार कर दिया। अब और बेकार नहीं करना चाहता। मैं मजदूरी करने के लिए जाऊंगा। गीता ने हैरानी से सूरज को देखा। बेटा, तुम्हें कितनी मुश्किल से मैंने पढ़ाया लिखाया, किसी काबिल बनाया। अगर तुम्हें यही सब करना था तो इतनी मुश्किल पढ़ाई करने की क्या जरूरत थी? सूरज माँ के पास आया और उनके हाथ थाम लिए। सूरज की आंखों में आंसू आ गए। माँ, जब आपको इस उम्र में काम करते देखता हूँ तो मत पूछिए, मैं अपनी ही नजरों में गिर जाता हूँ। माँ, अब तो आपके आराम करने की उम्र है। मुझे चाहिए था कि मैं आपको आराम देता और आपके हिस्से की सारी जिम्मेदारी उठाता, मगर अभी तक मैं कोई काम नहीं कर पा रहा। बेटा, तुम कोशिश तो कर रहे हो ना, कौन सा तुम हाथ पर हाथ रख कर बैठे हो? जो भी है माँ, मैं अब घर में नहीं बैठूंगा, बल्कि अब मैं मजदूरी करूंगा, मेहनत करूंगा, जो काम मिले वो करूंगा। जब तक मुझे नौकरी नहीं मिल जाती तब तक मैं जी तोड़ मेहनत करूंगा और आपको कोई काम नहीं करने दूंगा। गीता के रोकने के बाद भी सूरज काम पर चला गया। सारा दिन मजदूरी करता रहा और साथ में अनुष्का के बारे में सोचता रहा। आज फिर उसने अनुष्का को तालाब की ओर भागते हुए देखा। यह अनुष्का क्या कर रही है? उस दिन से यह मुझे एक बार भी अकेले नहीं मिली ताकि मैं उससे बात कर पाता। यह बार बार इस रहस्यमय तालाब की तरफ क्यों जा रही है? मुखिया के आदमी जबरदस्ती अनुष्का को हवेली लेकर गए। सूरज वहां आया तो हैरान रह गया। अरे, इस तालाब का पानी तो बिल्कुल सूख गया है, जबकि हर रोज ही बारिश होती है। गांव में सभी कुएं और नदियां पानी से भरी हुई हैं, बस एक यही तालाब ही है। अरे, इस तालाब का पानी तो बिल्कुल सूख गया है। इस रात सूरज अपने घर आया। बहुत ही ज्यादा परेशान था। न नौकरी के लक्ष्य नजर आ रहे थे और न अनुष्का से बातें हो पा रही थी। उस रात सोते हुए उसने एक अजीब सपना देखा। सपने में वो तालाब के पास था और उसने तालाब से एक महल बाहर निकलते हुए देखा। सूरज की आंख खुल गई। नहीं, यह कितना अजीब सपना था। भला इस तालाब से महल कैसे निकलकर बाहर आ सकता है? मैं भी पता नहीं क्या क्या देखता रहता हूँ। शायद सोने से पहले इसी तालाब के बारे में सोच रहा था, इसीलिए मुझे ऐसा सपना नजर आया। अगले दिन वो घर से बाहर निकला तो गांव के लोगों को कुछ बातें करते हुए सुना। क्या बात है? आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अरे, तुमने उस तालाब को देखा है? वहाँ पर एक महल का ऊपर वाला हिस्सा नजर आ रहा है। अगर इस तालाब की खुदाई की जाए ना तो सारा महल बाहर आ सकता है। सूरज तो हक्का बक्का होकर उन्हें देखता ही रह गया। यह क्या कह रहे हैं आप? मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं आ रहा। अरे, हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो जाकर उस तालाब को देख लो, तब तो तुम्हें विश्वास आ जाएगा ना। ऐसा नहीं हो सकता। मेरा सपना सच साबित नहीं हो सकता। अरे भला, जो चीज मैंने सपने में देखी है वो हकीकत में कैसे बन सकती है? सूरज हैरान और परेशान सा उस तालाब के पास आया तो देखा कि वहां पर एक महल का हिस्सा नजर आ रहा है और उस पर अजीब सी भाषा भी लिखी हुई है। आखिर इस पर लिखा हुआ क्या है? मुझे यह जानने की कोशिश करनी ही चाहिए। सूरज उस महल के करीब गया तो लोग उसे रोकने लगे। अरे लड़के, क्या कर रहे हो? अरे पगला तो नहीं गए हो ना? इस रहस्यमयी तालाब में तुम चले गए हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी माँ जीते जी मर जाएगी। अरे कुछ नहीं होता मुझे, तुम लोग मेरी चिंता मत करो। मैं तो बस यह देखना चाहता हूँ कि इस महल के ऊपर लिखा हुआ क्या है। यह बात पढ़कर मैं वापस आ जाऊंगा। सूरज जब उस महल के करीब गया तो उसे लिखावट साफ नजर आ रही थी। अरे, इस पर तो लिखा है कि इस महल में रहने वाली रानी अपने राजा का इंतजार कर रही है। रानी को राजा तक पहुंचाने के लिए इस जमीन की खुदाई करो। सूरज अब सोच में पड़ गया। अब ये क्या चक्कर है? इतनी मेरी उम्र हो गई है, आज तक तो मैंने इस महल को यहाँ पर नहीं देखा और न गांव के किसी और आदमी के मुंह से इस बारे में सुना। इतने सालों से यह महल इस जमीन के अंदर है, तो क्या जो कोई भी इस महल के अंदर मौजूद है, क्या वो जिंदा होगा? काफी देर तक सूरज ने सोचा और फिर वो नतीजे पर पहुंचा।
ये भी तो हो सकता है कि कोई इस महल के अंदर किसी मुसीबत में हो, और ये जो मुझे अजीब अजीब से सपने नजर आते हैं, मुझे लगता है कि इन सपनों का कारण यही महल है। मैंने खुद कितनी बार सपने में इस महल को देखा है। अपने सपने की हकीकत जानने के लिए मुझे इस महल की खुदाई करनी ही होगी और इस महल के अंदर जाना ही होगा। अगले दिन सूरज अपने साथ खुदाई का सामान लेकर तालाब की तरफ चल पड़ा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा संकल्प था। गांव के लोग उसे देखकर हैरान रह गए और देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई। सूरज बेटा, यह क्या कर रहे हो? इस मनहूस जगह को मत छेड़ो, कहीं हम सब किसी बड़ी मुसीबत में न पड़ जाए। यह तालाब मौत का कुआं है। बाबा, मैं अब पीछे नहीं हट सकता। मुझे इन सपनों की सच्चाई जाननी है जो मुझे सोने नहीं देते। आप लोग बस दूर रहें और मुझे मेरा काम करने दें। गांव के लोगों ने उसे बहुत समझाया, डराया, धमकाया, फिर भी सूरज ने किसी की एक ना सुनी और जमीन खोदना शुरू कर दिया। कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद उसे एक पथरीला रास्ता मिला जो नीचे की तरफ जाता था। ये एक लंबी सुरंग जैसा लग रहा था। अरे देखो, इसने तो आफत को बुलावा दे दिया है। अब गांव पर मुसीबत आएगी। सूरज, वापस आ जाओ, अभी भी समय है। जिसे डर लगता है वो यहाँ से चला जाए। मैं इस महल के अंदर जा रहा हूँ और देखूंगा कि आखिर वहाँ क्या छुपा है जो मुझे पुकार रहा है। सूरज उसी अंधेरी सुरंग के अंदर उतर गया। वहां की हवा बहुत भारी और पुरानी खुशबुओं से भरी हुई थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसके सामने एक बहुत बड़ी महल का नजारा खुलता गया जो जमीन के नीचे सदियों से दबा हुआ था। हे राम, ये तो वही महल है जो मैंने सपनों में देखा था। वही खंभे और वही नक्काशी। यहाँ तो मौत जैसा सन्नाटा छाया हुआ है। वो महल की अलग अलग कमरों में घूमा। हर तरफ सोने चांदी के बर्तन और कीमती कालीन मौजूद थे, मगर वहां जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं था। वो जितना अंदर जाता, उसकी हैरानी और जिज्ञासा बढ़ती जाती। आखिर में वो एक बड़ी शाही दरबार में पहुंचा। इतना बड़ा महल और कोई एक इंसान भी यहाँ मौजूद नहीं। क्या यह सब सिर्फ मेरा वहम है या कोई यहाँ रहता है? दरबार के बीच में एक ऊंचा चबूतरा था जिस पर एक काली पत्थर का ताबूत रखा हुआ था। उस ताबूत पर वही अजीब भाषा में लिखी थी जो तालाब के ऊपर वाले हिस्से पर थी। सूरज के दिल की धड़कन तेज हो गई। इस ताबूत के अंदर क्या हो सकता है? क्या इसके अंदर वही राजकुमारी है जो मेरे सपनों में आती है? जिज्ञासा ने डर पर जीत पा ली। सूरज ने अपने दोनों हाथों से ताबूत के भारी ढक्कन को जोर लगाकर ढकेलना शुरू किया। जैसे ही ढक्कन थोड़ा सा खिसका, एक जोरदार धमाका हुआ और पूरे महल में कंपन होने लगा। यह क्या? यह धुआं कहाँ से आ रहा है? अरे मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। मेरा दम घुट रहा है। ताबूत के अंदर से काले रंग का गंदा धुआं निकलकर पूरे हॉल में फैल गया। रोशनी बिल्कुल खत्म हो गई और हर तरफ गहरा अंधेरा छा गया और फिर वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। काफी देर बाद जब सूरज को होश आया तो उसने महसूस किया कि उसके शरीर पर ठंडी हवा के झोंके लग रहे हैं। जब उसने धीरे धीरे से अपनी आंखें खोली तो वो देखकर दंग रह गया। वो महल के अंदर नहीं बल्कि तालाब के किनारे गीली मिट्टी पर लेटा हुआ था। यह कैसे हो सकता है? मैं तो जमीन के नीचे उस आलीशान महल में था। मैं यहाँ बाहर कैसे पहुँच गया? वो तुरंत उठा और उस जगह को देखने लगा जहाँ उसने खुदाई की थी, मगर वहाँ खुदाई का कोई निशान तक ना था। तालाब वैसे ही सूखा पड़ा था और महल का वो हिस्सा जो पहले नजर आ रहा था अब पूरी तरह गायब हो चुका था। महल कहाँ गया? वो रास्ता, वो ताबूत, वो सब कुछ कहाँ चला गया? क्या मैं अब भी कोई सपना देख रहा हूँ? उसने अपने हाथों को देखा, उन पर मिट्टी लगी हुई थी, मगर वो जगह जहाँ उसने गड्ढा खोदा था अब बिल्कुल बराबर थी।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सच था या उसके दिमाग का कोई खतरनाक खेल। वो लड़खड़ाते कदमों से अपने घर की तरफ चल पड़ा। सारा दिन खामोश रहा वो, न किसी से बात की, न खाना खाया। उसके दिमाग में बस वही काला धुआं और ताबूत घूम रहे थे। रात हुई तो जैसे तैसे अपनी चारपाई पर लेटा ही था कि अचानक पूरे गांव की शांति एक भयानक चीख से टूट गई। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, वो मुझे ले जाएगी, वो वापस आ गई, वो मुझे मारना चाहती है। कि अनुष्का के चिल्लाने की आवाज थी, जो किसी आम इंसान की आवाज से कहीं ज्यादा तेज और डरावनी थी। पल भर में गांव के तमाम लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। अरे ये क्या हो रहा है? मुखिया जी की बेटी को फिर से दौरा पड़ा है। यह सब सूरज की वजह से हुआ है। उसने इस तालाब की रूहों को जगा दिया है। अब कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। मुखिया के घर की रोशनी तेजी से जलने और बुझने लगी और अनुष्का के कमरे में ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे वहां कोई जानवर दहाड़ लगा रहा हो। सूरज दौड़ता हुआ मुखिया की हवेली की तरफ भागा। अनुष्का, हिम्मत मत हारना, मैं आ रहा हूँ। हे राम, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने किस बला को आजाद कर दिया है? हवेली के आंगन में मुखिया भी जमीन पर गिरे हुए थे और उनके आदमी डर के मारे हवेली से बाहर भाग रहे थे। अनुष्का की चीख अब हंसी में बदल रही थी, ऐसी हंसी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती। देखो, हवेली की छत पर वो काला धुआं मंडरा रहा है। अरे हमें भागना चाहिए। अगर यह मुसीबत मेरी वजह से आई है तो इसका सामना भी मैं ही करूंगा। मुझे अनुष्का के पास जाना होगा। सूरज जैसे ही अनुष्का के कमरे के दरवाजे तक पहुंचा, उसे एक जोरदार झटका लगा और वो पीछे जा गिरा। कमरे के अंदर से एक तेज रोशनी निकली और पूरे गांव में एक ऐसी बदबू फैल गई जैसे कोई चीज सदियों से सड़ रही हो। अब मैं क्या करूं? कैसे अनुष्का को इस मुसीबत से बचाऊं? उसी समय अनुष्का के कमरे का दरवाजा खुला। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो अंधेरे में दिखाई दे रही थी। उसने एक हाथ सूरज की तरफ बढ़ाया जैसे वो उसे अपनी तरफ बुला रही हो। राजा आ गया, मेरा राजा आ गया। अब ये खेल दोबारा शुरू होगा। अब कोई भी तालाब से नहीं बच सकेगा। अब कोई भी हम लोगों को अलग नहीं कर पाएगा। सूरज हैरान खड़ा उसे देखता रहा। उसका वहम और गुमान भी नहीं था। उसकी एक गलती पूरे गांव को, खास तौर पर अनुष्का को, इस तरह के भयानक अंत की तरफ ले जाएगी। वो तालाब जो अब सूख चुका था, शायद अब इंसानी खून से भरने का इंतजार कर रहा था। वो इस मुसीबत का हल ढूंढने के लिए शहर की तरफ भागा, जहां उसे पुरानी मंदिर में कुछ पहुंचे हुए साधु मिले। महाराज, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। मैंने अनजाने में एक ऐसी बला को आजाद कर दिया है जो अब पूरे गांव और मेरी अनुष्का की जान के पीछे पड़ी है। बेटा, यह कोई इत्तेफाक नहीं है। तुमने जिस ताबूत को खोला है वो तुम्हारे अपने पिछले जन्म का एक कैदी था जिसे तुमने खुद ही आजाद करना था। साधु की बातें सुनकर सूरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो बात उसने अभी बताई नहीं वो साधु बाबा को कैसे पता चली। एक आम से लड़की का इस डरावने महल से क्या संबंध हो सकता है? महाराज, मुझे साफ साफ बताइए कि ये सब क्या हो रहा है। मेरा इस रानी और इस जमीन के नीचे वाले महल से क्या लेना देना है? तुम पिछले जन्म में एक बहुत बड़े राजा थे और वो रानी तुम्हारी पत्नी थी। तुम्हारी अचानक मौत के बाद उसने जादू के जरिए खुद को कैद कर लिया था और खुद को गहरी नींद में सुला दिया था। यह क्या कह रहे हैं आप साधु बाबा? मेरा दूसरा जन्म? साधु ने अपनी आंखें बंद की और सूरज को अपने पिछले जन्म के बारे में बताने लगे, जो सदियों पुरानी एक अधूरी प्रेम कहानी और जादू का हिस्सा थी। वो रानी सदियों से तुम्हारे दूसरे जन्म का इंतजार कर रही थी ताकि वो तुम्हें दोबारा पा सके। अब वो तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। तुमने खुद उसकी राह आसान की है। उसे जगाकर अब वो अनुष्का को जिंदा नहीं छोड़ेगी। तुम्हारी मोहब्बत को मारकर तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा।
मैं अनुष्का से प्यार करता हूँ। मुझे बताएं कि मैं इस साये से कैसे पीछा छुड़ाऊं। साधुओं ने सूरज को कुछ खास मंत्र और एक पवित्र धागा दिया और उसे बताया कि रानी को खत्म करने के लिए उसे दोबारा उसी महल की गहराइयों में जाना होगा। याद रखो, अगर तुमने उसे उसकी दुनिया में वापस न भेजा तो वो तुम्हारी आत्मा पर कब्जा कर लेगी। अब फौरन वापस जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। सूरज अब तेज कदमों के साथ गांव वापस पहुंचा तो उसे पता चला कि अनुष्का अपने कमरे से गायब हो चुकी है और हवेली में कोहराम मचा हुआ है। अनुष्का कहाँ है? मुखिया जी, वो कहाँ चली गई? क्या किसी ने उसे बाहर जाते हुए देखा? किसी ने उसे बाहर जाते हुए नहीं देखा, मगर मेरी बेटी कमरे में भी नहीं है। पता नहीं वो कहाँ है और किस हाल में है। उस आत्मा ने अनुष्का के शरीर पर कब्जा कर लिया है। वो उसे उसी तालाब के रास्ते अपनी रहस्यमयी दुनिया में ले गई है। अनुष्का इस गांव की बेटी है, मैं उसे बचा कर लाऊंगा, चाहे मुझे अपनी जान की बाजी ही क्यों न लगानी पड़े। आप सब मुझ पर भरोसा रखें, हमें तुरंत निकलना होगा, हम इंतजार नहीं कर सकते। सूरज ने साधुओं के साथ जंगल का रुख किया। उसने ये बात सबसे छुपा कर रखी कि ये सब उसकी वजह से हुआ, क्योंकि उसे गांव वालों के गुस्से का डर था। वो तालाब के पास पहुंचे जहां तालाब की जमीन 1 फीट बाहर आ चुकी थी और वहीं से काला धुआं निकल रहा था। सूरज ने हिम्मत जुटाई और दोबारा नीचे उतर गया। महल के अंदर से अब वो रानी अनुष्का के रूप में सिंहासन पर बैठी थी। उसके चेहरे पर एक जीत की मुस्कुराहट थी, जबकि अनुष्का का असली आत्मा तड़प रहा था। साधु बाबा वहां से कुछ दूर अदृश्य हालत में थे। वो रानी चाहकर भी साधु बाबा को देख नहीं सकती थी। मेरे राजा, तुम आ गए। देखो, मैंने तुम्हारे लिए कितना इंतजार किया। अब हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे और यही हमारी दुनिया होगी। हाँ मेरी रानी, तुम ठीक कह रही हो। मुझे भी सब याद आ गया है। पिछले जन्म में हम दोनों कैसे साथ रहते थे और कितना एक दूसरे से प्यार करते थे। ये बात सुनकर रानी बहुत खुश हो गई। तुम्हें सब कुछ याद आ गया, हमारे साथ बिताए हुए वो सारी पल। हाँ, मुझे सब याद आ गया है। और अब चलो, हम यहाँ से बहुत दूर चलते हैं और एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। रानी खुशी से सूरज के पास आई और जैसे ही सूरज ने उसका हाथ पकड़ा, उसके हाथ में वो जादुई धागा बंधा हुआ था और फिर ऊंची आवाज में वो मंत्र पढ़ने लगा। उसने रानी का हाथ पकड़ रखा था ताकि वो भाग ना सके। एकदम पूरे महल में बिजली सी कौंधी और रानी की चीखें निकलने लगी। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने तुम्हारे साथ सदियां बिताई हैं। तुम इस मामूली लड़की के लिए मुझे धोखा दे रहे हो। प्यार मजबूर नहीं करता। तुमने जादू का सहारा लिया है और जादू का अंत सिर्फ विनाश है। अब अपनी दुनिया में वापस चली जाओ। एक आखिरी जोरदार धमाके के साथ वो काला साया अनुष्का के शरीर से निकलकर ताबूत की तरफ भागा और साधुओं ने अपनी शक्ति से उस ताबूत को हमेशा के लिए बंद कर लिया। रानी की आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो गई और महल की दीवारें हिलने लगी। सूरज ने बेहोश अनुष्का को अपने कंधे पर उठाया और तेजी से बाहर की तरफ भागा। जैसे ही वो दोनों तालाब से बाहर निकले, जमीन अपने आप बराबर हो गई और तालाब में साफ पानी भरने लगा। तालाब का बरसों पुराना रहस्य हमेशा के लिए दफन हो गया। अनुष्का, आंखें खोलो, देखो सब ठीक हो गया है। अब कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर पाएगा। सूरज, मैं कहाँ थी? मुझे अब ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी बहुत गहरे अंधेरे में डूब रही थी और तुमने मेरा हाथ थाम लिया हो। गांव के लोग ये नजारा देखकर हैरान रह गए। मुखिया जी, जो अपनी बेटी की जिंदगी से उम्मीद हार चुके थे, सूरज के एहसान तले दब गए। सूरज, तुमने आज साबित कर दिया कि बहादुरी सिर्फ अमीरों की जागीर नहीं है। तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी बेटी और पूरे गांव को बचाया है। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है मुखिया जी। अनुष्का की रक्षा करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद था। मुझे अपनी बेटी के लिए किसी ऐसे ही बहादुर लड़के की जरूरत थी जो हर मुश्किल में उसका साथ दे सके। मैं अनुष्का का हाथ तुम्हारे हाथ में देता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुखिया जी।
मैं वादा करता हूँ कि अनुष्का को हमेशा खुश रखूंगा और उस पर कभी भी कोई भी आंच नहीं आने दूंगा। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। मुखिया जी ने बड़ी धूमधाम से अनुष्का और सूरज की शादी का जश्न मनाया और दोनों हमेशा के लिए एक हो गए। वो रहस्यमयी तालाब अब एक आम और खूबसूरत झील बन चुका था, जहां अब डर नहीं बल्कि शांति का राज था और सूरज और अनुष्का के प्यार की कहानी हर किसी की जुबान पर थी।